हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जितेंद्र अजमेरा द क्रेजी प्रोग्रामर्स की तरफ से। आज वाले वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डेटाबेस यूजर्स के बारे में। देखिए, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है जो ऑफन टाइम्स पूछा जाता है कि डेटाबेस यूजर्स कितने टाइप के होते हैं। हालांकि डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के लिए अलग से पूरा पोर्शन होता है, बट हमने उसको यूज़र कैटेगरी में ही डाला है ताकि आपको एक ही वीडियो में जो है सारे यूजर्स के टाइप, उनके फंक्शंस ईजिली समझ में आ सके। तो सिंपल सा, डेटाबेस यूजर्स वो होते हैं जो किसी न किसी फॉर्मेट में डेटाबेस को यूज़ करते हैं, चाहे वो कोई भी फॉर्मेट हो, डेवलपर हो या फिर उसके बाद में अगर डायरेक्ट एंड यूज़र हो या एडमिनिस्ट्रेटर हो, किसी न किसी तरह से वो डेटाबेस से जुड़े हुए हैं, तो वो सब डेटाबेस यूजर्स कहलाते हैं। ठीक है। तो हालांकि तो अगर हम देखें तो टेक्निकल लेवल पे या हार्डवेयर लेवल पे तो और भी अलग कैटेगरीज होती, बट हम यहाँ पे मेन कैटेगरीज की बात करते हैं जिनके अंदर अलग से सब कैटेगरीज होती हैं, लेकिन मेन कैटेगरीज ये 5 है। फर्स्ट है DBA, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। अगला होता है नेवी यूजर्स। उसके बाद आते हैं एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स, फिर आते हैं सोफिस्टिकेटेड यूजर्स और लास्ट में आते हैं स्पेशलाइज्ड यूजर्स। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं DBA की, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। ये कोई एक पर्सन या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन्स हो सकता है, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, कोई कंपनी, कोई भी वो कोई भी एक चीज़ हो सकती है, कोई भी पर्सन, ग्रुप ऑफ कंपनी या कुछ भी जिन्हें डेटाबेस की रिक्वायरमेंट है, वो डेटाबेस बनवाने के बाद में उसे अपने राइट्स में ले लेते हैं। वो उसका कीमत देने के बाद में कंप्लीट उसको जो है एक्वायर कर लेते हैं, इसलिए वो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स कहलाते हैं। ठीक है। अगर बड़ी कंपनियां या ग्रुप ऑफ मेंबर्स जो हैं वो अगर डेटाबेस खरीदती हैं तो फिर वो अलग से वापस डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स हायर भी करती हैं। एक डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर वो इंसान होता है जिसे डेटाबेस की टेक्निक का, टेक्नोलॉजी का, लैंग्वेज का नॉलेज होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेक्निकली एडवांस होता है। उसे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, सिक्योरिटीज़, फीचर्स एंड इन सब का पूरा नॉलेज होता है। यूँ नहीं कि बस खाली डेटाबेस के बारे में पढ़ लिया वो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर बन गया। उसे हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, इन सब के बारे में उसे जो है नॉलेज होना चाहिए। ठीक है। ऐसा पर्सन जो है DBA बन सकता है। अब DBA के एक्चुअली में काम क्या क्या होते हैं, उससे पहले एक लाइन जो मैंने लिखी, फुल कंट्रोल ऑन DBMS। देखिए, ग्रुप ऑफ मेंबर्स या कंपनी ने डेटाबेस बनवाया, जैसे फेसबुक की बात करता है। ठीक है। फेसबुक मार्क जुकरबर्ग सर की है, लेकिन जो डेटाबेस है वो उन्होंने डिज़ाइन नहीं किया, उन्होंने खाली एक आइडिया दिया कि मुझे ऐसा डेटाबेस चाहिए, तो प्रोग्रामर्स ने मिलकर उनके लिए वैसा डेटाबेस बनाया। तो इट डजंट मीन ना कि मार्क जुकरबर्ग सर खुद ही जो है डेटाबेस रोज मैनेज कर रहे हैं, उनके पास कोई कंपनी चलाने के लिए, तो उन्होंने अलग से बंदे हायर कर रखे हैं जो कि डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर कहलाते हैं। तो इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो कंपनी की पूरी बागडोर एक तरह से इन DBA के हाथ में है। ये DBA वो पर्सन्स होते हैं जिनका पूरा कंट्रोल होता है डेटाबेस पे, किसी भी तरह के माइनर से माइनर लेकर के मेजर से मेजर तक चेंजेस के लिए भी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो आप खुद समझ सकते हैं कि एक DBA की जॉब कितनी ज़्यादा चैलेंजिंग हो सकती है। इसीलिए अगर आप डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर बनना चाहते हैं तो आपको काफ़ी इसके अंदर जो है स्टडी करना होगा, नॉट ओनली थियोरेटिकल बट प्रैक्टिकल भी, एंड इंटर्नशिप्स भी आपको लेने होंगे। अच्छी बात यह है कि ऑलरेडी जो डेटाबेस मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं वो ऑलरेडी जो है क्वालिटी प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट करने के लिए ऐसे कैंपेन चलाती है, या फिर आप डायरेक्ट भी उनमें कॉन्टैक्ट करके उनके इंटर्नशिप्स ले सकते हैं। तो ये कुल मिला के DBA का एक तरह से जॉब प्रोफाइल होता है। लेकिन अब उसके फंक्शन क्या क्या होते हैं, मेजर फंक्शन हम यहाँ बात करें सर, सबसे पहला डिफाइन कंसेप्चुअल स्कीमा एंड फिजिकल स्कीमा। ठीक है। हम जो है हम तीनों लेवल पढ़ चुके हैं स्कीमा के। फिजिकल जो सबसे लो लेवल पे होता है, देन मिड में होता है कंसेप्चुअल, एंड सबसे ऊपर होता है व्यू लेवल स्कीमा। एक DBA जो होता है उसको तीनों ही लेवल मैनेज करने होते हैं, पर हालांकि व्यू लेवल जो है वो मार्केटिंग हिस्सा हो जाता है कि भाई हमारी एप्लीकेशन यूजर्स को दिखेगी कैसे, जितने ज़्यादा इंटरेक्टिव होगी उतने ज़्यादा यूजर्स इससे जुड़ेंगे। इसलिए वो DBA के वर्किंग मतलब मेंटेनेंस एरिया में तो आती है, पर ओनरशिप एरिया में नहीं आती, वो मार्केटिंग टीम के पास चला जाता है। लेकिन फिजिकल या कंसेप्चुअल स्कीमा जो कि यूज़र को दिखाई नहीं देते, इनका पूरा कंट्रोल, उनको डिफाइन करना, उनकी फंक्शनैलिटी बनाए रखना, उनको ऑपरेटिंग कंडीशन में मेंटेन रखना, उनको डेली चेक करना, एरर्स रिमूव करवाना, ये सब काम DBA का होता है। उसके बाद में आता है ग्रांट ऑथराइजेशन। ठीक है। तीनों ही लेवल पे, फिजिकल, लॉजिकल एंड व्यू लेवल, तीनों ही लेवल पे किसी भी तरह के पर्सन या हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर या किसी भी कॉन्फ़िगरेशन को एक्सेस या ऑथराइजेशन देना, कौन इसे एक्सेस कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, कितनी परमिशन है, किस लेवल तक का एक्सेस दिया हुआ है, ये सारी चीज़ें DBA खुद डिसाइड करता है। ठीक है। आगे बात करें ओवरऑल स्ट्रक्चर। ठीक है। DBMS के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें होती है, वो किस तरह के हार्डवेयर पे चलेगा,
हार्डवेयर कब कब अपडेट करना है, हार्डवेयर में क्या क्या एरर आ सकती है, उनके लिए पहले से स्पेशलिस्ट बुला के रखना या फिर प्रोटोकॉल्स डिसाइड करके रखना, नेटवर्क प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना, कंट्री के जो नेटवर्क प्रोटोकॉल्स हैं, जो रेस्ट्रिक्शन बाउंडेशंस हैं ऑनलाइन ऑफलाइन ट्रांजेक्शन्स पे, उनको मेंटेन रखना, सॉफ्टवेयर को लगातार अपडेट बनाए रखना, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करना, स्टोरेज कैसे रहेगा, ट्रांजेक्शन्स कैसे रहेंगे, सर्वर्स कितने होंगे, राउटर कैसे काम करेंगे, इनपुट आउटपुट कैसे होंगे, क्वेरी प्रोसेसर्स कैसे वर्क करेंगे, इंटरफेस मेथड क्या रहेगा, ये सब कुछ पूरा स्ट्रक्चर पे डीबीए का कंट्रोल होता है। ठीक है, और इन सब चीज़ों को डीबीए मैनेज करता है। इसीलिए मैंने कहा था डीबीए कोई एक पर्सन नहीं हो सकता। अगर डेटाबेस बड़ा है तो उसके लिए आपको मल्टीपल पर्सन्स का एक टीम बनाना होगा जो अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट है। अगर कोई एक ही पर्सन डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर बनने की कोशिश करता है तो या तो बहुत ही ज़्यादा हाईली एडवांस होना चाहिए और या फिर डेटाबेस जो है उसका साइज़ और उसका क्राइटेरिया, वर्किंग क्राइटेरिया काफ़ी छोटा होना चाहिए। आगे बात करें रूटीन मेंटेनेंस, बैकअप एंड रिकवरी। ठीक है, रूटीन मेंटेनेंस ये नहीं कि भाई हाँ डेटाबेस चल रहा है अपन आराम से बैठे हुए चेयर पे, ठीक है वैसे बढ़िया चल रहा है। डेली हर थोड़ी थोड़ी देर में हमने इंस्टेंस एंड स्कीमास पढ़ा था। इंस्टेंस मतलब किसी भी स्पेसिफिक मूवमेंट पे डेटाबेस की करंट कंडीशन क्या है। तो इस तरह से डेटाबेस को हर थोड़ी थोड़ी देर में एवेल्यूट करते रहना, उसकी फंक्शनैलिटी चेक करते रहना। ठीक है, उसका प्रॉपर मेंटेनेंस चल रहा कि नहीं चल रहा है, एंड डेली बेसिस पे भी कल कितना अपडेट हुआ था, आज कितना चल रहा है, लास्ट कमिट पॉइंट्स क्या थे, आज ट्रांजेक्शन कितने चल रहे हैं, कल कितना ट्रैफिक था, आज कोई इशू तो नहीं है। ये सब चीज़ें रूटीन मेंटेनेंस में आती है। एक तरह से हम जैसे गाड़ी बाहर निकाल के पहले पूरी चेक करते हैं ना स्टार्ट करने से पहले, उसी तरह से पूरा मेंटेनेंस करना है। देन साथ के साथ बैकअप एंड रिकवरी। इट्स नॉट नेसेसरी कि डेली बेसिस पे बैकअप किया जाए या रिकवरी ली जाए, लेकिन एक प्रोफाइल फिक्स करके रख देना कि जब भी कोई अनवांटेड सिचुएशन हो तो उस समय में उस टाइम तक का सारा डेटा ऑटोमेटिक बैकअप में चला जाए। और या फिर अगर कोई डेटा जो है वो ऑलरेडी लॉस्ट हो चुका तो उसके रिकवरी प्रोसेस क्या रहेंगे। यूनिक ये होने के बाद में बैकअप या रिकवरी के लिए सोचें, पहले से ही जब डेटाबेस ऑनलाइन अवेलेबल कराया जाएगा उससे पहले ही सब डिसाइड करके रखना होता है। तो ये भी इसी में आता है। फिर आता है चेक फंक्शनैलिटी। ना व्हाट इज फंक्शनैलिटी, किस चीज़ का वो डेटाबेस है, क्या वो फंक्शन प्रॉपर परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आप पीवीआर की वेबसाइट पे गए, टिकट बुक कराने, पता लगे वहाँ पे जो है टिकट बुकड ही नहीं हो रहे हैं, आप सीट सेलेक्ट ही नहीं कर पा रहे हो, यानी कि जिस चीज़ के लिए मेन फंक्शन के लिए उसको बनाया गया वही नहीं हो रहा है। ठीक है, तो फंक्शनैलिटी लगातार चेक करना, किसी भी तरह का टेक्निकल हार्डवेयर सॉफ्टवेयर नेटवर्क से रिलेटेड कोई टेक्निकल ग्लिच या इशू ना आए, ये फंक्शनैलिटी लगातार चेक करते हैं ना, ताकि यूजर्स को स्मूथ एक्सपीरियंस मिले। आगे बात करते हैं ऑल एडमिन एक्टिविटीज़। देखिए एडमिन एक्टिविटीज़ अलग से क्या होगा मैं बताता हूँ। नथिंग एल्स, इंसर्ट, अपडेट, मॉडिफाई, रिमूव, जॉइंट, स्प्लिट, कमिट, रोल बैक, ये जितने भी कमांड्स जो हमने पढ़े हैं ये सारे कमांड्स ये सब एक्चुअली एडमिन एक्टिविटीज़ के अंदर आते हैं, जिनके थ्रू एडमिनिस्ट्रेटर खुद डेटाबेस को पूरा कंट्रोल करके रखता है। ठीक है, देन उसके बाद में आते हैं हम सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी, कॉन्करेंसी, रिडंडेंसी। ये सब कंसेप्ट हैं जो हम डीबीएमएस के अंदर पढ़ चुके हैं। इन सब कंसेप्ट को मेंटेन रखना। सिक्योरिटी कैसे वर्क करेगी, 3 टायर 2 टायर आर्किटेक्चर तो उनमें सिक्योरिटी लेवल क्या रहेंगे, कॉन्करेंसी कैसे वर्क करेगा, रिडंडेंसी कैसे कंट्रोल किया जाएगा, देन आपका इंटीग्रिटी कैसे मैनेज होगा, ठीक है, मैपिंग कॉन्स्टेंट कैसे वर्क करेंगे, ट्रांजेक्शन्स का लिमिट क्या रहेगा, ये सब चीज़ें डीबीए के क्राइटेरिया में ही आती हैं। ठीक है, एंड अगला पॉइंट है वो है फ्यूचर स्कोप। ना व्हाट इज फ्यूचर स्कोप, देखिए एक लॉयल डीबीए वो होगा जो अपने डेटाबेस की करंट कंडीशन को तो एक्सेप्ट कर ही रहा है, प्लस साथ के साथ आने वाले फ्यूचर स्कोप पे भी नज़र रखे कि भाई फ्यूचर में या आने वाले थोड़े से वक्त में ये डेटाबेस जो है उस समय भी यूज़फुल रहेगा या आउटडेटेड हो सकता है, तो उसके अंदर टाइम के हिसाब से क्या क्या चेंजेस करवाने चाहिए ये सजेशन भी जो है डीबीए ही देता है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक डीबीए के प्रोफाइल्स होते हैं जो उसे फॉलो करने होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम अगले टाइप के यूजर्स की, नेवी यूजर्स। ठीक है, नेवी यूजर्स आर नथिंग एल्स, इन्हें हम एक तरह से एंड यूजर्स बोल सकते हैं, जो एप्लीकेशन को डायरेक्ट एंड लेवल पे आकर के यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ये भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है पैरामेट्रिक यूजर्स, दूसरा होता है कैजुअल यूजर्स। ठीक है, अब ये होते क्या है, पैरामेट्रिक यूजर्स जो पहले से ही प्री डिफाइंड प्रोग्राम्स को यूज़ करता है, डेटाबेस बनाया उसके अंदर, सपोज जैसे है ना हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, हम इसके अंदर बैंक का एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, अब बैंक में क्या हो रहा है कि आप अगर एटीएम मशीन पे गए, आपने कार्ड डाला, नंबर डाला, देन आपको पेमेंट विड्रॉल करना आपने किया, देन कार्ड निकाल लिया, तो आपने बेसिक फंक्शंस यूज़ किए, तो आप एक कैजुअल यूज़र या टेम्परेरी यूज़र हो गए। आपको डीबीएमएस की टर्मिनोलॉजी या टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ पता नहीं, आपको बहुत ही सिंपल से बेसिक फीचर्स पता है कि ये मशीन है या फिर यार ये कंप्यूटर है, इसके थ्रू मेरे को डेटाबेस ऐसे एक्सेस करना है, या फिर आपने ऑनलाइन फॉर्म भर दिया। ठीक है,
इंडिया में एक्चुअली में बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिन्हें इतनी बेसिक चीज़ें भी नहीं आती, इसलिए वो ई मित्र पर जाकर के अपने फॉर्म्स भरवाते हैं। ठीक है, नथिंग, इसमें ऐसा कोई परेशान होने की बात नहीं है। देखिए, जो लंबे टाइम से टेक्नोलॉजी के कांटेक्ट में है उसे बेसिक चीज़ें पता होती, जो नहीं है उनके लिए अलग से फैसिलिटी अवेलेबल है। धीरे धीरे वो खुद भी चीज़ को देख करके समझ जाते हैं, खुद यूज़ करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे जितने भी यूजर्स हैं जिन्हें जिन्हें DBMS का या जिस चीज़ का वो DBMS है उसके बारे में नॉलेज नहीं है, बस बेसिक फीचर्स, बहुत ही मामूली फीचर्स वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो वो कैजुअल या टेम्परेरी यूजर्स में आते हैं, जैसे ATM से पैसे निकालना, ठीक है, या फिर ऑनलाइन आपने अकाउंट खोल लिया या ऑनलाइन कोई आपने फॉर्म भर दिया, ये सब चीज़ें नॉर्मल में आती है। या फिर सिंपल सा हम यूँ बोल सकते हैं वो एंड यूजर जो कि एक्चुअली में डेटाबेस को यूज़ कर रहा है। मूवी टिकट बुक कर रहा है आपने, आप एंड यूजर है, आपके लिए तो डेटाबेस बनाया गया है। तो ये सब कैजुअल या फिर टेम्परेरी यूजर्स में आते हैं, क्योंकि ये पूरे टाइम इस डेटाबेस से जुड़े नहीं रहते, ये रिक्वायरमेंट पड़ने पर ही डेटाबेस के पास आते हैं। तो पैरामीट्रिक यूजर्स क्या हो गए, ये वो होते हैं जो प्री डिफाइंड प्रोग्राम यूज़ करते हैं। अगेन मैं बैंक का ही एग्जांपल देता हूँ। सपोज क्या हुआ कि आप बैंक में गए कि भाई मेरे इस अकाउंट से ये दूसरे वाले के अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करना है। ठीक है, तो जो वहाँ पे कैशियर बैठा हुआ है वो क्या करेगा, ठीक है, वो आपके अकाउंट नंबर डालेगा एंड देन दूसरे का अकाउंट नंबर वेरीफाई करेगा, सिक्योरिटी चेक करेगा एंड देन ट्रांसफ़र बटन पे क्लिक करेगा, अमाउंट डालेगा, अमाउंट ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो उसने डेटाबेस की बनी हुई एप्लीकेशन ट्रांसफ़र को यूज़ किया। ठीक है, यानी उसने पहले से प्री डिफाइंड प्रोग्राम को यूज़ किया। उसको भी डेटाबेस के बारे में इतना नॉलेज नहीं है, बट उसको बेसिक फीचर्स पता है। प्लस इन ऐसे लोगों को पहले ट्रेनिंग दे दी जाती है, और वो ट्रेनिंग खाली इतनी ही होती है कि वो उनका काम परफॉर्म कर सके। उन्हें हाईली एडवांस ट्रेनिंग नहीं दी जाती है, उन्हें बस तक भी ये आपके टास्क है, ये आपको फॉर्म परफॉर्म करने ही ऐसे ऐसे होते हैं। तो नेवी यूजर्स ये दो टाइप के हो गए। आगे बात करें हम एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स, वो लोग जो एक्चुअली में डेटाबेस को बना रहे हैं। देखिए, जब किसी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन की बात करें उसे डेटाबेस चाहिए होता है, पता है सबसे पहले क्या करते हैं, वो सबसे पहले एक डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर हायर करते हैं, उससे डिस्कस करते हैं, काफ़ी लंबी मीटिंग्स होती है, लंबे लंबे सेशंस होते हैं, और यूनिक 1-2 दिन में हो गया, कई बार तो महीनों लग जाते हैं। फाइनल जाके DBMS का खाली एक मेंटली या फिर हम बोल सकते हैं वर्चुअली डिज़ाइन तैयार होता है। ठीक है, अब उस डिज़ाइन को डेवलप करने में भी 3 फेज़ आ जाते हैं। सबसे पहला है डिज़ाइनर्स, जो कि कस्टमर की अंडरस्टैंडिंग को समझते हैं कि कस्टमर को किस टाइप का डेटाबेस चाहिए। ठीक है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, लुक्स, इवन मतलब कि दिखेगा भी कैसा, लुक्स भी बहुत मायने रखते हैं, से लेकर के प्रोग्रामिंग कितना, बजट कितना है, टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ करेंगे, कितने टाइम पीरियड के लिए चाहिए, ये सब कुछ समझना, ये काम डिज़ाइनर्स का होता है। उसके बाद में आते हैं सिस्टम एनालिस्ट। सिस्टम एनालिस्ट वो होते हैं जो करंट चेक करते हैं मार्केट में इस टाइप का कोई DBMS पहले से मौजूद है या नहीं, अगर है तो उसमें क्या कमियां हैं, वो अगर नहीं है तो हम बनाएंगे, उसमें कितना खर्चा आएगा, हार्डवेयर किसे मौजूद है, सॉफ्टवेयर कितने मौजूद हैं, या ये भी नए डेवलप करवाने पड़ेंगे, इन पे कॉस्ट कितना आएगा, फिनेंशियली कितना खर्चा होगा, मेंटेनेंस कैसे रहेगा, कहाँ से परचेस करना है। ठीक है, और कस्टमर ने जो रिक्वायरमेंट रखी वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि नहीं है, क्या वैसे प्रोग्रामर्स मौजूद हैं, प्रोग्रामर्स कितने टाइम में करके देंगे, ये सब कुछ सिस्टम एनालिस्ट का काम होता है। देन उसके बाद में लास्ट में आते हैं प्रोग्रामर्स, जो कि एक्चुअली ऊपर के दोनों फेस कंप्लीट होने के बाद में प्रोग्रामर्स को खाली एक लेआउट दिया जाता है, भाई ऐसा प्रोग्राम दिखना चाहिए, इस वाली टूल्स का हेल्प का यूज़ लेना है, इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ लेना है, इतनी सिक्योरिटी फीचर्स होना चाहिए। तो प्रोग्रामर उस हिसाब से उस प्रोग्रामिंग को यूज़ करते हुए, उस प्रोग्रामिंग टूल को यूज़ करते हुए जो है प्रोग्राम्स लिखता है एंड जो है डेटाबेस डेवलप करता है। लेकिन यहाँ पे भी आपस 2 कैटेगरी आती है प्रोग्रामर्स लेवल पे, एक विथ टूल्स एंड विदाउट टूल्स। देखिए, प्रोग्रामर को 2 कैटेगरी में बांट दिया गया। एक तो मेन जो एक्चुअली में डेटाबेस की एप्लीकेशन को, सॉफ्टवेयर को बना रहे हैं, ठीक है, वो तो उनके इंडिविजुअल टूल्स और काम में लेंगे ही लेंगे। लेकिन क्या होता है कि कुछ ऐसे प्रोग्रामर भी होते हैं जिन्हें टेम्परेरी या फिर यूँ बोलते हैं फुल टाइम के लिए एक बार हमने हायर करके रख दिया कि नहीं भाई आप बस जो रूटीन मेंटेनेंस है उसमें DBA की हेल्प करो। तो रूटीन मेंटेनेंस के लिए प्रोग्रामर्स क्या करते हैं, विथ टूल्स की मदद से भी, जैसे रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट की मदद से छोटे छोटे प्रोग्राम बना सकते हैं एंड देन उससे डेटाबेस को जो है अपडेट मोड में बनाए रख सकते हैं। या फिर विदाउट टूल्स, जिन्होंने ऑलरेडी पूरा मेन प्रोग्राम बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोग्रामर का कंसेप्ट यही हो गया कि DBMS को वर्चुअल वर्ल्ड से रियल वर्ल्ड में लेकर के आना। तो ये एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स के अंदर आ जाते हैं। अगली बात करें हम सोफिस्टिकेटेड यूजर्स की। ठीक है, देखिए सोफिस्टिकेटेड यूजर्स वो होते हैं जिन्हें डेटाबेस का नॉलेज है, जिन्हें DDL, DML, DQL का नॉलेज है, जिन्हें SQL, ओरेकल का नॉलेज है। वो क्वेरीज की मदद से डेटाबेस को जो है वेरीफाई करते हैं, क्रॉस एक्सेस करते हैं, अपने रिक्वायरमेंट का डेटा वो वहाँ से ले सकते हैं या पास आउट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे बंदों को कंपनी खुद हायर करती है ताकि वो डेटाबेस के अंदर ग्लिच लगातार ढूंढते रहें, लगातार डेटाबेस में जो कमियां हों उनको बताते रह सकें। ठीक है, ये तो एक पोर्शन हो गया। साथ के साथ इसी में एक कैटेगरी और आती है। सपोज जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन का डेटाबेस है,
अब उस डेटाबेस उस कंपनी के अंदर सपोज जैसे 100 एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं, उनमें से 40 एम्प्लॉयज़ जैसे जिनको उस डेटाबेस के साथ रोज़ डील करना है डेली, तो अगर कोई ट्रबल शूट हुआ तो क्या बाबा वो जो है मेंटेनेंस वाले के पास थोड़ी जाएंगे। तो ऐसे में उन 40 के 40 लोगों को भी ट्रेनिंग दे करके पूरा नॉलेज दिया जाएगा कि डेटाबेस के अंदर क्वेरीज कैसे होती है, बेसिक फंक्शनिंग कैसे होती है, आप क्वेरीज करके कैसे जो है डेटा रिट्रीव कर सकते हो। एक एग्जाम्पल देता हूँ, क्या हुआ कि कोई एक स्टूडेंट है, उसका रिकॉर्ड चाहिए, तो हमने सर्च में जाकर के स्टूडेंट का आईडी नंबर डाल दिया, कोई ग्लिच आ रहा है और आईडी से जो है रिकॉर्ड नहीं आ रहा है, ठीक है। अब वहाँ पे सर्च बटन से रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है हमें, तो यहाँ पे सोफिस्टिकेटेड यूजर क्या करेगा, वो सीधा क्वेरी डालेगा सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम स्टूडेंट वेयर आईडी इज इक्वल टू 21, जिस स्टूडेंट का आईडी 21 है उसका पूरा रिकॉर्ड शो करो, तो ऑटोमेटिक उसका पूरा रिकॉर्ड हमारे सामने आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे उसने कोडिंग को यूज़ करते हुए डेटाबेस को एक्सेस किया है। तो ऐसे सोफिस्टिकेटेड यूजर्स भी होते हैं, ठीक है। देन लास्ट आता है स्पेशलाइज्ड यूजर्स। स्पेशलाइज्ड यूजर्स के अंदर वो यूजर्स आते हैं जो कि एक्चुअली फंक्शनैलिटी या कोडिंग का भी यूज़ नहीं करते, बल्कि वो जो रूट लेवल की जो प्रोग्रामिंग होती है, ऐसे और टूल्स का यूज़ करके डायरेक्ट अपने खुद की एप्लीकेशन बना के डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं। देखिए ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशल कैटेगरी क्यों मानी जाती है, किसी भी रीज़न की वजह से अगर आपका डेटाबेस उस समय अनअवेलेबल, आप उसको एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, तब आपको स्पेशलाइज्ड यूजर्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है, ठीक है। क्यों? सपोज मैंने ए नंबर के टूल को लेकर के अपना डेटाबेस एप्लीकेशन बनवाया था, सॉफ्टवेयर बनवाया था, अब मैं उसको उसी टूल की मदद से एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ, कोई भी रीज़न हो सकता है, तो अब मैं क्या करूँगा, मैं एक स्पेशलाइज्ड यूजर को हायर करूँगा जो कि दूसरे टूल्स की मदद से एक एप्लीकेशन तैयार करेगा और मेरे डेटाबेस से कनेक्टिविटी करके एक्सेस दिलवाएगा। तो ऐसे यूज़र को इसलिए स्पेशलाइज्ड यूज़र बोला जाता है क्योंकि ये हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की अंडरस्टैंडिंग को समझते हुए पूरा प्रोग्राम जो है या पूरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही दूसरी लिया है, टूल ही पूरा दूसरा लिया है और उसी डेटाबेस को उन्होंने कंट्रोल कर लिया, इसलिए इन्हें स्पेशलाइज्ड यूजर्स बोला जाता है। इनमें से अगर हम बात करें तो नेवी यूजर्स, एप्लीकेशन प्रोग्रामर, सोफिस्टिकेटेड यूजर्स, स्पेशलाइज्ड यूजर्स और डीबीए, ये सब एक ही तरह के पर्सन्स कैटेगरी में आ सकते हैं। कंपनी ही इनको हायर करती है या डीबीए इनको हायर करता है। खाली एक जो कैटेगरी है कैजुअल यूजर्स, ये जो है, ठीक है, कैजुअल यूजर्स या फिर कभी कभी पैरामीट्रिक यूजर्स भी, यानी कि नेवी यूजर्स को चलो एक बार हम साइड में ले ही लेते हैं पूरा, कि नेवी यूजर्स जो है वो एंड यूजर हैं जो कि एक्चुअली में जाकर के उस डेटाबेस को यूज़ करेंगे, चाहे वो ऑफलाइन करें, ऑनलाइन करें, किसी भी मोड से करें, उनकी रिक्वायरमेंट सबसे मेन है। वो जाकर के डीबीए को नहीं बताएंगे कि हमको ऐसा ऐसा चाहिए, वो तो डीबीए खुद सोचेगा। सपोज जैसे बैंक की ही बात करता हूँ, सपोज जैसे हम एचडीएफसी बैंक ले लेते हैं, तो उनकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो यूँ थोड़ी कि भाई वो जा जाकर हर एक कस्टमर से पूछ रहे कि आपको कैसी एप्लीकेशन चाहिए, वो अपनी पूरी एनालिस्ट टीम लगाते हैं जो खुद लोगों से कम्युनिकेट करती है, ऑनलाइन सर्वेस कराती है, जाके कुछ लोगों से मिलती भी, अपने आने वाले कस्टमर से रेगुलर कांटेक्ट में रहती है, एंड देन ये सब मिलकर एक रिपोर्ट तैयार करते हैं कि कस्टमर के हिसाब से कुछ इस टाइप का एप्लीकेशन होना चाहिए, उसकी मौजूदा दूसरी एप्लीकेशन से कंपेरिजन करके वो सिंप्लीफाई करके वो बनवाते हैं इसको। यानी कि मेन टारगेट कौन होता है जिसके लिए पूरा सारा जो है कंप्लीट ये सारा सेटअप बैठाया गया, वो होते हैं नेवी यूजर्स। बाकी सारे तो एक तरह से जो सिर्फ और सिर्फ डीबीए, ये एप्लीकेशन प्रोग्रामर, सोफिस्टिकेटेड यूजर्स और स्पेशलाइज्ड यूजर्स, ये सब एक तरह से आप मान लीजिए कि ये पूरा डेवलपमेंट टीम ही हो गया, मेंटेनेंस टीम ही हो गया। और नेवी यूजर वो है जो एक्चुअली डेटाबेस को यूज़ कर रहे हैं, जिनके लिए डेटाबेस को बनाया जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको जो ये जितने भी टाइप्स ऑफ यूजर्स अवेलेबल हैं, जो 5 टाइप्स ऑफ यूजर्स हैं, ये आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, इनके रोल एंड फंक्शनलिटी समझ में आ गई होगी। फिर भी आपका कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, कोई सजेशन या कोई फीडबैक या कोई चीज़ आप डिटेल में जानना चाह रहे हैं, तो हमें सजेशन बॉक्स में लिख करके बताइए। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप इसी तरह के वीडियोज़ और देखना चाह रहे हैं। इस वीडियो में जो भी कंटेंट मैंने आपको प्रोवाइड कराया है वो एज ए नोट्स फॉर्मेट में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में मिल जाएगा। इससे पहले कि हमारे जितने भी वीडियोज़ हमने बनाए हैं उनके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो क्रेजी प्रोग्रामर्स की तरफ से आज के लिए बस इतना ही।